गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर, समाजशास्त्रीय चिंतन का उद्भव का आधार, समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। और इस फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि वे विभिन्न कौन सी परिस्थितियाँ थी जो समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी थी। और पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति। वे कौन सी परिस्थितियां थी जो समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी थी। उसमें फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो समाज में 3 वर्ग थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। फ्रांसीसी समाज में, फ्रांसीसी जो देश था उसके अंदर 3 वर्गों का उदय हो चुका था। पहला वर्ग था पादरी वर्ग, जो कि चर्च व्यवस्था संभालता था। धार्मिक रूप से इनकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी थी, समाज में इनको बहुत उच्च दर्जा प्राप्त था, राजा भी इनकी बात को सुनता था। इससे पादरी जो थे वे निरंकुश हो गए थे। उनको लगता था कि हम तो सब पे कंट्रोल कर सकते हैं, सब पे नियंत्रण कर सकते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने धर्म के स्थान पे, चर्च व्यवस्था के स्थान पे राजतंत्र में अपना भूमिका निभाना शुरू किया, अपना अंदाज राजतंत्र की तरफ मोड़ दिया। समाज में दूसरा वर्ग था कुलीन वर्ग, जिन्हें सामंती वर्ग भी कहा जाता है। इनको 3 उपवर्गों में बांटा गया था और ये सामंत जो थे अलग अलग उपवर्गों के होने के बावजूद भी समाज में फिजूल खर्ची करते थे, शानो शौकत से रहते थे और प्रजा के प्रति बहुत ही निरंकुश हो गए थे। तृतीय वर्ग था जनसाधारण। इसको भी 3 उपवर्गों में बांटा गया था, जिसमें पहला किसान वर्ग, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। ये जनसाधारण वर्ग लगभग 94% था। इसमें सबसे दयनीय स्थिति थी किसानों की। इसका ही दूसरा उपवर्ग था व्यापारी वर्ग, जो कि आर्थिक स्थिति तो इनकी अच्छी थी, लेकिन समाज में इनको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। और इसी में तीसरा उपवर्ग था डॉक्टर, बुद्धिजीवी वर्ग और समाज में कुछ अच्छे काम करने वाले व्यक्तियों का वर्ग, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, जिनके विचार भी उच्च थे, लेकिन वे समाज में प्रतिष्ठित पद को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो तीसरा उपवर्ग था, उसी ने फ्रांसीसी क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि हमने देखा, समाज में 3 वर्ग थे, तीनों वर्ग 3-3 उपवर्गों में बटे हुए थे। और इन उपवर्गों में जो जनसाधारण का बुद्धिजीवी उपवर्ग था, वह उस समाज की व्यवस्थाओं से परेशान था, उस समाज की व्यवस्थाओं में बदलाव चाहता था। तो जैसे जैसे धीरे धीरे उनमें जागरूकता आई, उन्होंने चाहा कि समाज में परिवर्तन आना चाहिए और इसी वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो अब हम ये देखेंगे कि वे कौन से कारण थे जो फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी हुए। उसमें सबसे पहला है निरंकुश एवं अत्यधिक खर्चीला राजतंत्र। उस समय का जो राजतंत्र था फ्रांस का, उस समय राजा थे लुई, जिन्होंने देश से कोई संबंध नहीं रखा, प्रजा से कोई संबंध नहीं रखा, बल्कि वह बिल्कुल निरंकुश हो गए थे और सामंतों पर ही आश्रित हो गए थे। जैसी सूचनाएं सामंत लाते थे वैसा ही वो निर्णय ले लेते थे। और जबकि आर्थिक स्थिति कमजोर होते हुए भी वे बहुत ही अधिक खर्चीले स्वभाव के थे। इससे प्रजा और राजतंत्र के बीच में एक जुड़ाव की अपेक्षा दूरियां बढ़ी। प्रजा को लगने लगा कि राजा हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। इसका दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति का दूसरा कारक रहा चरित्रहीन सामंती चर्च व्यवस्था। जैसा कि हमने वर्गों का अध्ययन किया था, तभी भी देखा था कि उस समय पे पादरी वर्ग बहुत ही अपनी राह से, अपने कर्तव्य से भटक चुका था। वह सिर्फ ये समझता था कि हम तो ऐशो आराम के लिए पैदा हुए हैं। तो जो व्यवस्था थी, जो चर्च व्यवस्था थी, वो पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी थी, पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी और समाज और पादरी के बीच के संबंध भी काफी खराब हो चुके थे। इसका तीसरा कारक है असमान एवं अन्यायपूर्ण कर प्रणाली। जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो, राजतंत्र निरंकुश हो चुका हो, पादरी भी केवल अपने ही ऐशाराम के लिए सोचने लगे हों, तो जो कर प्रणाली थी वह सिर्फ जनसाधारण पर ही थोपी जाने लगी।
उनसे ही कई तरह के कर लिए जाने लगे और ये विभिन्न प्रकार के करों की वजह से भी समाज में, देश में एक अराजकता व्याप्त हो गई। फ्रांसीसी क्रांति का चौथा कारक है फ्रांस दिवालियेपन के कगार पर। जब राजतंत्र कमजोर हो गया था, सामंत और पादरी वर्ग बिल्कुल ऐशो आराम और शानो शौकत की जिंदगी जीने में ही बिलीव करने लगे थे, कोई भी जनसाधारण का ख्याल नहीं कर रहा था, तो फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही कमजोर हो गई थी और कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण भी समाज में बदलाव लाने की बहुत ही आवश्यकता को महसूस किया गया। फ्रांसीसी क्रांति का पांचवा कारक था अनुत्पादक, अहंकारी एवं शोषक कुलीन वर्ग। राजतंत्र और प्रजा के बीच की जो भूमिका निभाते थे सामंत, वे सामंत सभी अहंकारी हो चुके थे, कोई काम नहीं करते थे, बस प्रजा पर अपना रोब झाड़ते रहते थे और उन पर विभिन्न प्रकार के कर लगाकर उनसे वसूली किया करते थे और वह जो वसूली के बाद आता था उसको भी अपनी शान शौकत पर खर्च कर दिया करते थे। तो सबसे ज़्यादा प्रजा परेशान थी सामंत वर्ग से। फ्रांसीसी क्रांति का छठा कारक है तीसरे वर्ग में बढ़ता असंतोष। तीसरा वर्ग, जनसाधारण का जो तीसरा वर्ग था, डॉक्टर, बुद्धिजीवी वर्ग, वे सभी एक असंतोष की भावना से व्याप्त हो चुकी थी उनके अंदर। वे सभी सोचते थे कि मेहनत हम करें और सारा लाभ ये उठा ले जाएं, और चूंकि वे तार्किक रूप से सोचते थे तो अपनी तर्क की बात को उन्होंने धीरे धीरे प्रजा को भी समझाने का प्रयास किया कि ये जो आप व्यवस्था देख रहे हैं, हमें इस व्यवस्था में बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बदलाव से ही देश और समाज का विकास संभव हो पाएगा। और इसका नेक्स्ट कारक है योग्य नेतृत्व का अभाव। योग्य नेतृत्व का अभाव लुई 16, जो कि बहुत ही निरंकुश राजा था, जो प्रजा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था और उसको पता भी नहीं था कि प्रजा की आवश्यकताएं क्या हैं, देश के विकास के लिए क्या कार्य करना चाहिए। वह सिर्फ सामंत वर्ग पर ही आश्रित था, सामंत वर्ग की सूचनाओं को ही सुनता था। प्रजा और उसके बीच का कनेक्शन बिल्कुल समाप्त हो गया था। ये कारण भी फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में सामने आया कि देश की प्रजा का अपने राजा के साथ में संबंध ही समाप्त हो गया था। वे समझने लगे थे कि देश का राजा हमारे हित के लिए कोई भी प्रयास नहीं करता है। इसका अगला कारक है बौद्धिक परिस्थितियां एवं शक्तियां। जनसाधारण में उत्पन्न तीसरा वर्ग उस समय की बौद्धिक परिस्थितियों को भी लोगों के सामने लाया। अब लोग केवल धर्म में ही अपनी आस्था या धर्म में अंधविश्वास के साथ अपने आप को नहीं जोड़ रहे थे, बल्कि अपने विचारों में तार्किकता लाने लगे थे कि शायद इस तरह के प्रयास किए जाएंगे तो समाज में परिवर्तन संभव है। और जो ये बौद्धिक परिस्थितियां डेवलप हुई, उन्होंने भी फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, योग्य नेतृत्व के अभाव ने फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह इसका एक और कारक है अयोग्य एवं डरपोक सम्राट। जो सम्राट था वह अपने सामंतों से डरता था, पादरियों से डरता था, इसलिए वह कोई भी निर्णय ले ही नहीं पाता था जो निर्णय देश के हित में हो। और ये कारण भी फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी रहा। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण कारक आर्थिक कारक। फ्रांसीसी क्रांति के लिए आर्थिक कारक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि देश की जनता पर अनेक कर लाद दिए गए, देश दिवालियेपन की कगार पे चला गया और पूरी प्रजा में अराजकता की भावना, असंतोष की भावना विद्यमान हो गई, डेवलप हो गई। इसके कारण समाज में ये अच्छे से प्रयास करके डाल दिया गया बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा कि केवल क्रांति ही इसका हल है, केवल परिवर्तन ही इसका हल है, और इन सभी कारकों के फलस्वरूप समाज में क्रांति आई। तो पुनः हम एक बार इन सभी कारकों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि वे कौन से कारक थे जो कि फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी रहे। पहला, निरंकुश एवं अत्यधिक खर्चीला राजतंत्र। द्वितीय, चरित्रहीन सामंती चर्च व्यवस्था। तीसरा, असमान एवं अन्यायपूर्ण कर प्रणाली।
चौथा, फ्रांस दिवालियेपन के कगार पर। पांचवा, अनुत्पादक, अहंकारी और शोषक कुलीन वर्ग। छठा, तीसरे वर्ग में बढ़ता असंतोष। 7, योग्य नेतृत्व का अभाव। 8, बौद्धिक परिस्थितियां एवं शक्तियां। 9, अयोग्य एवं निरंकुश डरपोक सम्राट। और 10वां, आर्थिक कारक। ये विभिन्न कारक जिनकी वजह से फ्रांस में 1789 से 1799 के काल में क्रांति हुई। ये क्रांति कुछ लंबे कुछ बड़े अनुभवों का परिणाम रही और इससे समाज में बहुत परिवर्तन आया। और ये परिवर्तन जो तार्किक रूप से सोचने के लिए मजबूर करने लगा, हमारे समाजशास्त्र के उद्भव के लिए भी उत्तरदायी रहा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति समाजशास्त्र के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में रही। थैंक यू सो मच।